the sanctioning of global terrorists by the United Nations should also not be impeded for political reasons. Madam President, many countries get left behind due to circumstances beyond their control. But some make conscious choices with disastrous consequences. A premier example is our neighbor, Pakistan. Unfortunately, their misdeeds affect others as well, especially the neighborhood. When this polity instills such fanaticism among its people, its GDP can only be measured in terms of radicalization and its exports in the form of terrorism. Today, we see the ills it sought to visit on others consume its own society. It can't blame the world. This is only karma. Madam President, a dysfunctional nation coveting the lands of others must be exposed and must be countered. We heard some bizarre assertions from it at this very forum yesterday. So let me make India's position perfectly clear. Pakistan's cross-border terrorism policy will never succeed, and it can have no expectation of impunity. On the contrary, actions will certainly have consequences. The issue to be resolved between us is now only the vacation of illegally occupied Indian territory by Pakistan. एक जमाना था पाकिस्तान वाले आए दिन बम धमाके कर कर चले जाते थे। किसी को अच्छा लगता था? भाई बताओ, अच्छा लगता था? कोई जवाब नहीं देता था। मनमोहन सिंह चुप्पी साध लेते थे, सोनिया जी विदेश चली जाती थी और जवान मर रहे थे, लोग मर रहे थे। मोदी जी की सरकार आई, पाकिस्तान ने उरी और पुलवामा में हमला किया। 10 ही दिन में पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों के चिथड़े उड़ाने का काम मोदी जी ने। भाइयों बहनों, ये भारत को बदलने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया भर में एक संदेश भेजा कि भारत की सीमा और भारत की सेना, इसके सामने नजर उठाकर नहीं देखा जाता, वरना सहन करना पड़ता है, जवाब मिलता है, जवाब मिलता है। भाइयों बहनों, हमारे यहां एक गुजरात में कहावत है, एक अनार और 100 बीमार। कांग्रेस की स्थिति भी ऐसी है। हुड्डा साहब कहते हैं मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। अब उनके युवराज भी तैयार हुए, कहते पिताजी आपकी उम्र हो गई, मुझे बनने दो। कुमारी शैलजा तैयार हो गई है और बहन जी के कैंप से, प्रियंका दीदी के कैंप से वो रणदीप सुरजेवाल भी तैयार हो गए। न जाने कितने कितने घूमते हैं। मैं आज उनको एक नसीहत देने आया हूं, भैया काहे को झगड़ रहे हो? ना आपका बहुमत आना है, ना आपका मुख्यमंत्री बनना है। मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का बनना है। भैंस तो अभी गांव के बाहर है और यहां मक्खन के लिए झगड़ा कर रहे हैं। भाई भैंस भी नहीं आई है और मक्खन के लिए काहे झगड़ा करते हो? भाइयों बहनों, मोदी जी ने इस देश के 60 करोड़ लोगों का, गरीबों का कल्याण करने का काम किया। हरियाणा के हर घर में गैस का सिलेंडर पहुंचाया, पीने का पानी पहुंचाया, शौचालय पहुंचाया, बिजली पहुंचाई, गरीबों को 5 किलो अनाज मुफ्त में दिया, 5 लाख तक का इलाज मुफ्त में किया। और मैं आज कहकर जाता हूं माताओं, आपको ये गैस का सिलेंडर आया है ना, दाम जितना बढ़ना है इतना बढ़ने दो। 500 रुपये में गैस का सिलेंडर आपको भाजपा की सरकार देगी। और मैं आज कहकर जाता हूं माताओं बहनों, कमल फूल की सरकार बना दो,
2100 रुपये का चेक हर पहली तारीख को मोदी जी आपके बैंक अकाउंट में भेज देंगे। और ये 5 लाख तक का इलाज जो मुफ्त है, कमल फूल की सरकार बना दो, 5 लाख तक का इलाज, 10 लाख तक का इलाज मुफ्त करने का हम काम करेंगे। अरे बड़े भोले हो नांगल चौधरी वालों, क्या तालियां बजाते हो? आगे सुनो, 10 लाख में ताली बजा दी, घर में एक बुजुर्ग है अगर 70 से ऊपर का, तो 15 लाख तक का इलाज हम फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे, मुफ्त में करेंगे। भाइयों बहनों, मोदी जी ने हमेशा देश के पिछड़ा समाज का सम्मान करने का काम किया। ये कांग्रेस पार्टी हमेशा से पिछड़ा समाज की विरोधी रही, और मैं आज आपको कहने आया हूं, काका साहेब कालेकर कमीशन का रिपोर्ट कभी प्रकाशित नहीं हुआ, पिछड़ों का रिजर्वेशन कांग्रेस ने दबाया। मंडल कमीशन का रिपोर्ट इंदिरा गांधी ने दबाया, जब हम लोग लेकर आए राजीव गांधी ने इसका विरोध किया, और आज मोदी जी ने नीट, मेडिकल, केंद्रीय स्कूल सभी प्रकार के दाखलों में पिछड़ा समाज को 27% आरक्षण देने का काम। मोदी जी के मंत्रिमंडल में 27 मंत्री पिछड़ा समाज से है, 2 तो हमारे हरियाणा से ही है, और मोदी जी स्वयं अति पिछड़ा समाज से बने हुए पहले मुख्यमंत्री है, पहले मुख्यमंत्री। मोदी जी ने पिछड़ा समाज के कमीशन को संवैधानिक मान्यता दी, और ये राहुल बाबा, अब इनको कौन समझाए भाई? वो यहां से अमेरिका जाते हैं, अमेरिका जाकर अंग्रेजी में बोलते हैं, और वो समझते हैं कि हरियाणा वालों को अंग्रेजी समझ में नहीं आती है। अरे भाई, अंग्रेजी समझने की ही जरूरत नहीं है, भाजपा के कार्यकर्ता हिंदी में सुना देते हैं। सुनाते हैं या नहीं सुनाते हैं भाई? ये वहां जाकर कहते हैं हमारे पिछड़ा समाज, दलित समाज, आदिवासियों का विकास हो चुका है, अब आरक्षण की जरूरत नहीं है। मुझे बताओ भाई, पिछड़ा समाज को आरक्षण चाहिए या नहीं चाहिए? जोर से बोलो जरा, चाहिए या नहीं चाहिए? हमने पिछड़ा समाज के साथ अगड़े समाज के गरीबों को भी 10% आरक्षण देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। और राहुल बाबा, आपको जो करना है वो कर दो, भाजपा का एक भी सांसद संसद में है तब तक आप आरक्षण को हाथ नहीं लगा सकते। मेरी बात मान कर चलना, हम आरक्षण नहीं जाने देंगे। भाइयों बहनों, झूठ बोलने की मशीन राहुल बाबा हर रोज झूठ बोलते रहते। अभी कहते हैं एमएसपी का हम कानून लाएंगे। अरे हरियाणा वालों, कांग्रेस की सरकार 10 साल रही, गेहूं और धान के अलावे एक भी फसल खरीदते थी क्या कांग्रेस? जरा जोर से बोलो तो भाई, खरीदती थी? खरीदती थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 24 फसलों को एमएसपी पर खरीदने का निर्णय हरियाणा में किया है, करे है। राहुल गांधी, मैं आपको चैलेंज देकर जाता हूं, एक भी आपका राज्य हो तो उसका नाम नंगल चौधरी वालों को बता दो जो 24 फसलों को खरीदता है। भाइयों बहनों, मैं आया, यहां किसानों ने मुझे बाजरों के ढूंढ दिए। क्यों दिए मालूम है? बाजरे की एमएसपी कांग्रेस ने 1250 रखी थी, खरीदी नहीं होती थी, सिर्फ एमएसपी रखी थी। मोदी जी ने इसको 2 गुना बढ़ाकर 2650 रुपया करने का काम मोदी जी ने किया। गेहूं की एमएसपी 1400 रुपया थी, 2275 करे। सरसों की एमएसपी 3050 थी, हमने 5650 करे। चने की एमएसपी 3100 थी, हमने 5450 किया। और आपका धान
3100 रुपये से खरीदने का निर्णय भारतीय जनता पार्टी ने किया है भाइयों बहनों। और हुड्डा साहब